हेलो। तो आज के इस वीडियो लेक्चर में आप सभी लोगों का स्वागत है और मैं हूं अमित फ्रॉम द एस्पिरेशन। और आज हम लोग एक बहुत ही एक कंटेम्प्ररी इशू के ऊपर हम लोग यानी कि ये चर्चा करने के लिए ये वीडियो हम लोगों ने बनाई है। आप लोगों को मालूम है कि सरकार ने यानी कि नीतिगत ये फैसला लेते हुए इस चीज़ को ओके ये कर दिया है कि भारतवर्ष में यानी कि जातीय ये जनगणना यानी कि कास्ट सेंसस जो है ये किया जाएगा। तो एक तरफ तो जो यानी कि विरोधी दल के जो लोग हैं या जो पार्टीज हैं, तो वो लोग इस चीज़ को यानी कि गवर्नमेंट के इस डिसीजन को अपनी ये जीत वो लोग बता रहे हैं कि हम लोगों ने ये सरकार के ऊपर ये प्रेशर डाला और जिसके के कारण ये सरकार जो है ऐसा वो डिसीजन लेने के लिए वो मजबूर हुई। और दूसरी तरफ ये गवर्नमेंट का ये कहना है कि हमारा यानी कि सोशल जस्टिस के लिए, सामाजिक यानी कि न्याय के लिए हमारा ये कमिटमेंट था। तो एक प्रकार से इस चीज़ का श्रेय लेने की जो होड़ है वो ये मच चुकी है, यानी कि आपको सरकार और ये विपक्ष के बीच में। अब ये देखने वाली बात है और ये सोचने वाली बात है कि ये कास्ट सेंसस का जो डिसीजन जो लिया गया ये गवर्नमेंट के द्वारा, उसकी क्या ये जरूरत है या वो ये मजबूरी है। तो इसको इस नज़रिए से हम लोग यानी कि देख सकते हैं। अगर इस ये डिसीजन को ये पॉलिटिकल ये प्रिज्म से अगर देखा जाए, यानी कि अगर इसको ये पॉलिटिक्स के ये चश्मे से देखा जाए, तो फिर ये एक यानी कि एक प्रकार की मजबूरी ये प्रतीत होती है। वो ऐसा इसलिए कि इसमें हम लोग जानते हैं कि भारतवर्ष का जो समाज है ये कास्ट पे आधारित यानी कि वो समाज है। और कास्ट जो है वो एक प्रकार का एक यानी कि ये सोशल फिनोमिनन है। तो हमारे देश के अंदर जो हमारे ये समाज का, हमारी ये सोसाइटी का जो स्ट्रेटिफिकेशन जो हुआ है वो कास्ट लाइन पे हुआ है। और निश्चित रूप से यानी कि इसको यानी कि बहुत ही सिंपल नज़रिए से देखा जाए तो हमारी ये सोसाइटी के अंदर जो एक प्रकार का ये यानी कि ग्रेडेशन है वो आपको ये कास्ट लाइन पे है। तो निश्चित रूप से ये कुछ कास्ट जो है वो अपर कास्ट है और निश्चित रूप से ये कुछ कास्ट ऐसी है हमारी सोसाइटी के अंदर जो कि हम लोग ये डिप्रेस सेक्शंस या बैकवर्ड क्लासेस हम लोग उसको ये बोल सकते हैं। तो यहाँ पे ये बात उठती है कि आखिर अगर इसको ये राजनीतिक ये नज़रिए से देखा जाए तो ये आपको यानी कि ये मजबूरी क्यों है। तो मजबूरी इसलिए है कि आखिर हमारे देश की जो ये पॉलिटिक्स है वो हमारे देश के वो समाज में ही वो यानी कि वो क्रियाशील है। और उसके कारण जो ये पॉलिटिकल ये मोबिलाइजेशन होता है उसके लिए ये कुछ ना कुछ इशू चाहिए और कुछ ना कुछ यानी कि आधार चाहिए। और जिसके के आधार पे यानी कि लोगों के इमोशंस को या लोगों की जो ये सोच और उनके इमोशंस को इंस्टिगेट किया जा सके, उसको ये जागृत किया जा सके और कोई राजनीतिक दल अपने ये फेवर में वो लोगों का वो सपोर्ट ले सके। इसके लिए ये भिन्न भिन्न मुद्दों को ये देखना होता है। हम लोग जानते हैं कि ये भारतवर्ष में यानी कि जो ये प्रेजेंट ये डिस्पेंसेशन है यानी कि वर्तमान की जो सरकार है, तो ये सरकार जो है वो आपको ये राइटिस्ट फिलॉसफी की है। मतलब ये लोग ये राष्ट्रवाद और उसके साथ ये धर्म का ये चस्का लगा करके या उसका ये छौंक लगा करके और इन लोगों की जो ये पॉलिटिक्स है वो इसी यानी कि इसी ये बुनियाद पे या इसी ये धुरी के इर्द गिर्द ही इनकी पॉलिटिक्स से चलती है। तो इन लोगों की जब सरकार आई और हम लोग जानते हैं कि
यानी कि जो राष्ट्रवाद है, तो राष्ट्रवाद अपने आप में कोई ये बुरी चीज नहीं है, लेकिन जब ये जिनगोइज्म हो जाता है, यानी कि धूर राष्ट्रवाद हम लोग जिसको बोलते हैं, यानी कि जिसमें एक्सट्रीम या नेशनलिज्म की बात होने लगती है, तो फिर वैसी स्थिति में ये चीज एक निगेटिव रिजल्ट वो आपको देना शुरू करती है ये सोसाइटी के अंदर। और इसके साथ साथ अगर ये धर्म की अगर ये चाशनी अगर ये मिला दी जाए इसमें, मतलब इस प्रकार की ये पॉलिटिक्स में, तो एक तरफ तो ये राष्ट्रवाद जिसमें कि ये पहले से ही ये लोगों के इमोशंस और उनके ये सेंटिमेंट्स ये जुड़े होते हैं, और उसमें एक अति उत्साह की स्थिति, और दूसरी तरफ अगर यानी कि ये धर्म को भी अगर उसमें इन्फ्यूज करवा दिया जाए, तो धर्म हम लोग जानते हैं कि ये किसी भी व्यक्ति के इमोशन के या उसका एक अपनी अंतरात्मा के साथ जो उसका ये संबंध होता है, जो कि ये प्योर इमोशंस पे और ये लोगों की अपनी जो यानी कि उनके जो ये प्योर इमोशंस है उसके ऊपर आधारित ये एक प्रकार का बिलीफ सिस्टम होता है। तो अगर इन दोनों ही चीजों को ये मिला दिया जाए ये पॉलिटिकल कारणों से, और इन दोनों ही चीजों का अगर ये पॉलिटिकल मोबिलाइजेशन के रूप में अगर यूज किया जाए किसी राजनीतिक दल के द्वारा, तो फिर वैसी स्थिति में जो लोगों की ये सेंटिमेंट्स जो है वो काफी ज्यादा एग्रेसिव हो जाती हैं, और लगभग इसी ये ढर्रे पे यानी कि ये जब से ये सरकार आई है वो ये काम कर रही है। अब इन लोगों का, अब जैसे मान लीजिए कि ये पॉलिटिक्स जब चल रही है, तो ये पॉलिटिक्स को न्यूट्रलाइज करने के लिए या एक वह काउंटर फोर्स ये जनरेट करने के लिए विपक्ष के पास ये एक उन लोगों के पास इशू ये बनता था कि चूंकि ये भारतवर्ष का जो समाज है ये कास्ट के आधार पे ये विभाजित ये समाज है या वर्गीकृत ये समाज है, और विभिन्न कारणों से वो चाहे उसके हिस्टोरिकल रीजन्स हैं, चाहे उसके ये धार्मिक ये कारण हैं, या बहुत सारे अननोन कारणों से भी हमारे देश के अंदर जो हमारा ये कास्ट सिस्टम है हमारे ये समाज में, उसके कारण ये निश्चित रूप से यानी कि जनसंख्या का एक बड़ा ये वर्ग है जिसका कि ये दोहन हुआ है या जिसका एक्सप्लॉयटेशन हुआ है, वो सामाजिक स्तर पे, राजनीतिक स्तर पे या आर्थिक स्तर पे। तो इन लोगों को यानी कि समाज की मुख्य धारा में लाना, उनके ये सेंटिमेंट्स को ये जागृत करना, जिससे कि वो लोग अपने अधिकारों के प्रति वो सजग हो सके, और इसके साथ साथ उनके अपने जो इंटरेस्ट हैं यानी कि उनकी अपने जो हित है वो सामाजिक हित हो, राजनैतिक हित हो या आर्थिक हित हो, उसके बारे में वो सजग हो सके। तो इस चीज को यानी ऐसी ये भावना उनके अंदर ये जागृत करने के लिए एक दूसरी ये पैरेलल ये पॉलिटिक्स जो है ये भी ये भारतवर्ष के अंदर हमेशा से ये चलती आई है, जिसको कि हम लोग ये सोशलिज्म या हम लोग जिसको यानी कि अगर ये कांग्रेस की भी ये पॉलिसी देखी जाए, तो हालांकि ये कांग्रेस ये बोलती है कि हमारी अपनी एक अलग नीति है, और वो नीति जो है वो ड्यूरिंग द ये कोर्स ऑफ टाइम, यानी हम लोग जानते हैं कि ये कांग्रेस जो है वो एक पुरानी पार्टी है 1885 में जिसका कि गठन हुआ था। तो ये कांग्रेस वाले लोगों का ये कहना है कि हमारी जो ये पॉलिटिकल फिलॉसफी है या हमारी जो पॉलिटिकल आइडियोलॉजी है ये विशुद्ध रूप से ये सोशलिस्टिक आइडियोलॉजी नहीं है, लेकिन हमारी जो आइडियोलॉजी है वो ये कालखंड में हम लोग जो ये समय के साथ ये बढ़े हैं, तो उसके कारण हम लोगों ने अपनी खुद की यूनिक फिलॉसफी या पॉलिटिकल आइडियोलॉजी हम लोगों ने डेवलप की है, और जिसको कि हम लोग ये परस्यू करते हैं। लेकिन उसको बहुत ही माइन्यूट एनालिसिस करने पे, बहुत ही माइन्यूट ये विश्लेषण करने पे अगर आप यानी कि देखिएगा तो ये पाइएगा कि मोस्ट ऑफ द पॉलिसीज ऑफ द कांग्रेस पार्टी आर ग्रेटली इंस्पायर्ड बाय द सोशलिस्टिक आइडियाज एंड आइडियल्स।
यानी कि समाजवाद की जो विचारधारा है, हालांकि उसका एक माइल्ड वर्जन, मतलब एक्सट्रीम वर्जन नहीं, और समाजवाद की विचारधारा जो है जिसमें कि सामाजिक न्याय की बात की जाती है, आर्थिक न्याय की बात की जाती है, और फिर पॉलिटिकल एम्पावरमेंट, यानी कि राजनीतिक रूप से जो समाज के वंचित वर्ग हैं उनका सशक्तिकरण किया जा सके, इन सारे इश्यूज को लेकर के या उसको ये केंद्र में रख करके ये सब ये बातें ये की जाती हैं, या वो लोग यानी मुख्य विपक्षी यानी कि दल जो हैं वो अपनी ये पॉलिटिकल आइडियोलॉजी को आगे लेकर के चलते हैं और लोगों को यानी कि लोगों से ये सपोर्ट हासिल करने की वो कोशिश वो करते हैं। अब इधर आप देखिए, एक ऐसी सरकार भारतवर्ष में जो कि अभी के टाइम में है, जिसका कि उसकी जो मेन आइडियोलॉजी है वो राष्ट्रवाद, और इसके साथ साथ ये धर्म का भी इस्तेमाल, इस चीज को ये कहने में ये कुछ यानी कि गुरेज नहीं होना चाहिए कि सरकार ने राजनीतिक ये पर्पसेस के लिए, राजनीतिक ये कारणों से ये धर्म का भी इस्तेमाल उन लोगों ने ये किया है। तो इस आइडियोलॉजी पे ये लोग ये चलते आ रहे हैं, लेकिन अब इन लोगों को ऐसा ये लग रहा है कि ये जो हमारी आइडियोलॉजी है अब वो धीरे धीरे अपने ये सेचुरेशन ये पॉइंट की तरफ वो जा रही है, और सेचुरेशन ये पॉइंट पे जा रही है। इसका ये मतलब है कि अब ये जो यानी कि धूर राष्ट्रवाद और धर्म, ये आगे आने वाले दिनों में एक लंबे टाइम तक अब लोगों के यानी लोगों से पॉलिटिकल सपोर्ट को हासिल करने के लिए अब वो सहायक सिद्ध नहीं होंगे। तो आगे के नजरिए को देखते हुए अब चूंकि यानी कि दो ही स्ट्रीम हैं, यानी हमारे समाज में, हमारे देश के अंदर दो ही पॉलिटिकल स्ट्रीम्स जो हैं अभी वो फंक्शनल हैं। एक तरफ देखा जाए तो ये ब्रॉडली जो है वो राष्ट्रवाद, और राष्ट्रवाद के साथ ये धर्म का ये तर्का, और दूसरी तरफ सोशलिज्म, यानी कि वो चाहे उसका ये माइल्ड फॉर्म हो या उसका एक्सट्रीम, हालांकि एक्सट्रीम फॉर्म की तो अब ये गुंजाइश नहीं है भारतवर्ष में, लेकिन जो समाजवादी विचारधारा होती है जिसमें कि सामाजिक न्याय की बात की जाती है और ये वंचितों के उत्थान की बात की जाती है, तो एक वो राजनीतिक विचारधारा और एक तरफ राष्ट्रवाद, धूर राष्ट्रवाद की विचारधारा जिसमें कि धर्म भी लगा हुआ है, इन दोनों यानी विचारधाराओं का एक प्रकार से आप समझिए कि क्रॉस करंट्स जो है वो हमारी सोसाइटी के अंदर मौजूद है। और हमें ऐसा लगता है कि जो ये प्रेजेंट ये डिस्पेंसेशन है, यानी वर्तमान की जो सरकार है, अब उसकी ये टाइमिंग भी देख लीजिए कि उन लोगों ने ये जातीय ये जनगणना को करवाने के लिए जो उन लोगों ने डिसीजन लिया है, तो ये एक प्रकार का उनका पॉलिटिकल कंपल्सन भी है, क्योंकि अब वो लोग इस चीज को देख रहे हैं कि आगे आने वाले एक लंबे टाइम तक हम लोग इन मुद्दों के आधार पे अब बहुत ज़्यादा राजनीतिक सपोर्ट को ये प्राप्त करने में हम लोग सक्षम नहीं होंगे। इसीलिए उन्होंने भविष्य को देखते हुए और जो सो कॉल्ड तथाकथित रूप से जो विपक्ष का जो इशू जो था उसको एक प्रकार से उन लोगों ने हाईजैक ये करने की कोशिश की है। यानी कि राजनीतिक अगर ये चश्मे से देखा जाए तो ये एक प्रकार का राजनीतिक ये मजबूरी है दोनों ही के लिए, यानी कि पक्ष के लिए, सरकार के लिए भी और विपक्ष के लिए भी। सरकार के लिए इसलिए वो राजनीतिक वो मजबूरी है क्योंकि ये सरकार को ऐसा लगता है कि जब तक हम राष्ट्रवाद और ये धर्म की जो विचारधारा है या इसका जो एक प्रकार का ये कॉकटेल है, इसमें हम लोग जब तक ये सामाजिक न्याय को ये प्रोमिनेंटली हम लोग उसमें इन्फ्यूज नहीं करेंगे, उस विचारधारा में हम इंटीग्रेट नहीं करेंगे, तब तक ये लंबे टाइम तक भारतवर्ष के पॉलिटिकल ये लैंडस्केप पे हमारी सस्टेनेबिलिटी जो है वो संभव नहीं हो पाएगी।
तो ये सरकार के लिए भी एक प्रकार का पॉलिटिकल ये कंपल्सन है, और विपक्ष के लिए इसलिए पॉलिटिकल कंपल्सन है क्योंकि अगर उनको यानी राष्ट्रवाद और धर्म, इसका जो ये कॉकटेल है, इस विचारधारा को अगर ये न्यूट्रलाइज करना है तो फिर ये विपक्ष के पास एक ही मुद्दा बचता है, ये सामाजिक न्याय का, क्योंकि वो लोग अच्छी तरीके से जानते हैं कि भारतीय समाज जो है, या कोई भी अगर भारतीय समाज को समझता है तो वो इस चीज को जानता है कि भारतीय समाज में ये कास्ट एक रियलिटी है। और भारतवर्ष में जो हमारे ये समाज के अंदर जो ये बड़े और छोटे का जो विभेद है, अपर कास्ट और ये लोअर कास्ट का जो विभेद है, जिसके के कारण यानी कि जो लोगों के ये सोशल स्टेटस होते हैं उनमें भी अंतर आता है। लोगों के लिए जो इकोनॉमिक अपॉर्चुनिटीज हैं उसमें भी अंतर आता है, और लोगों के लिए जो यानी कि जो पॉलिटिकल प्रोसेसेस हैं उनमें जो पार्टिसिपेशन के लिए जो अपॉर्चुनिटीज है उसमें भी अंतर आता है, ये कास्ट के कारण। तो उन लोगों के पास, विपक्ष के पास ये मजबूरी है, राजनीतिक तौर पे ये मजबूरी है कि अब हमारे पास यही एक विचारधारा बचती है जिसके की आधार पे हम लोग अपनी ये खोई हुई राजनीतिक ये जमीन को हासिल ये कर सकते हैं, और हम लोग यानी कि फिर से ये सत्ता में आ सकते हैं। तो आप देखिए कि अगर ये राजनीतिक के चश्मे से देखा जाए तो ये डिसीजन है वो एक प्रकार की ये मजबूरी ये प्रतीत होती है। लेकिन अगर इसको ये सामाजिक के नजरिए से देखा जाए तो ऐसा लगता है कि कास्ट सेंसस ये करवाना एक जरूरत भी है, यानी कि भारतीय समाज में, क्योंकि भारतीय समाज में ये कास्ट एक रियलिटी है, और कास्ट के कारण उत्पन्न होने वाले जो डिफरेंसेस है विभिन्न ये कास्ट या सोशल ग्रुप्स के बीच में, उन अंतरों को वो चाहे वो सामाजिक स्तर पे हो या राजनीतिक स्तर पे हो या आर्थिक स्तर पे हो, उन अंतरों को आपको यानी कि नकारा नहीं जा सकता है, वो अंतर है। और ये भी बात उतनी ही सही है भारतीय संदर्भ में कि हमारे सोसाइटी के अंदर यानी कि वैसे ये कास्ट या वैसे ये सोशल ग्रुप्स मौजूद हैं जो कि ये भिन्न भिन्न कारणों से, उसके अनेक कारण हैं जिसके के कारण उनकी जो सामाजिक, आर्थिक या राजनीतिक स्थिति जो है ये मजबूत नहीं है। तो अगर ये सामाजिक के परिप्रेक्ष्य में देखा जाए कि हाँ वास्तव में सामाजिक रूप से हम लोगों को या आर्थिक रूप से जो समाज का जो वंचित वर्ग है उसको हमें अपलिफ्ट यानी कि करना है, उनको यानी ऊंचा उठाना है, या उनके ये जीवन स्तर में ये सुधार करना है, तो उनके बारे में एक जो आंकड़ा जो है ये आंकड़ा होना चाहिए। क्योंकि अगर आंकड़े ही मौजूद नहीं हैं, उनकी अगर ये सही ये यानी कि ये संख्या ही मौजूद नहीं है, तो फिर उनसे संबंधित जो नीतियां होती हैं या उनसे संबंधित उनके वेलफेयर से संबंधित जो ये प्रोग्राम्स होते हैं, क्योंकि ये किसी भी प्रकार की ये पॉलिसी को बनाने के लिए, नीति को बनाने के लिए उचित और विश्वसनीय आंकड़ों की जरूरत पड़ती है। तो जब तक आंकड़े नहीं रहेंगे तब तक जो ये पॉलिसी मेकिंग का काम है ये संभव ये नहीं हो पाएगा। तो अगर ये सामाजिक के प्रिज्म से देखा जाए तो ये एक मतलब जरूरत है जिससे कि ये समाज का हर एक वर्ग जो है वो मेन स्ट्रीम में आ सके, और समाज के हर एक वर्ग के सोशल स्टेटस को इम्प्रूव किया जा सके, उनके लिए आर्थिक अवसरों को यानी कि बढ़ाया जा सके। लेकिन बात यहाँ पे ये उठती है कि अगर मान लीजिए कि ये कास्ट सेंसस हो भी जाए तो फिर ये क्या होगा, उससे ये क्या स्थिति ये बदलने वाली है।
तो लोग बोलते हैं, बहुत सारे लोगों का ये कहना है, विपक्ष का ये कहना है कि आंकड़े मौजूद होंगे तो ज़्यादा आरक्षण दिया जाएगा, या उनके स्पेसिफिक, उनसे रिलेटेड और उनको ये टारगेट करके हम लोग यानी कि बहुत सारे वेलफेयर ये प्रोग्राम्स हैं वो बना सकते हैं। तो फिर यहां पे बात उठती है कि आखिर केवल आंकड़ों के हो जाने भर से किसी ये वर्ग विशेष का या कास्ट विशेष का जो वेलफेयर जो है उसको सुनिश्चित नहीं किया जा सकता है, क्योंकि आज के दौर में सबसे ज्यादा ये चीज, सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो कि मायने रखती है वो होता है कि लोगों के लिए इकोनॉमिक अपॉर्चुनिटीज या एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज उपलब्ध है कि नहीं है। तो केवल आंकड़ों के होने भर से आप एक प्रकार के ये सोशल यानी कि टेंशन को ये क्रिएट कर रहे होंगे सोसाइटी में, यानी कि गवर्नमेंट या जो आपको दूसरे जो राजनीतिक दल हैं वो केवल आंकड़ों के अगर प्रकाशन से ही संतुष्ट हैं, तो फिर ये एक प्रकार के सामाजिक विद्वेष की स्थिति को ये पैदा करेगा हमारे समाज में। यहां पे ये होना चाहिए कि अगर आंकड़े हमें मिल जाए तो फिर ये बाद की स्थिति में हमारे लिए प्लान्स क्या है, हम क्या करना चाहते हैं उन आंकड़ों को लेकर के, या अगर वो इंफॉर्मेशंस मिल जाए तो हम ये क्या करना चाहते हैं। तो यहीं पे बात आती है, ये बात बिल्कुल ये सही है कि अगर एजुकेशन, स्किल, फिर यानी कि ये ट्रेनिंग, ये प्रॉपर ये ट्रेनिंग, इंफॉर्मेशंस, हेल्थ केयर सर्विसेज, ये सब सारी चीजें अगर सामान्य जनता के लिए उपलब्ध अगर ये नहीं हो रही हैं, अगर एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज उपलब्ध नहीं हो रही हैं, तब तक ये सब सारी ये चीजें जो हैं वो जस्ट एक पॉलिटिकल गिमिक्स की ही भांति वो बन करके वो रह जाएंगी, और इससे यानी कि ये सही मायनों में हमारे ये समाज के अंदर कोई ये परिवर्तन ये नहीं आ पाएगा, ये बशर्ते यानी बल्कि उसके स्थान पे ये सामाजिक विद्वेष की ये भावना आपको यानी कि बढ़ेगी। तो इसीलिए उचित ये है कि सरकार और विपक्ष, पॉलिटिक्स अपने जगह पे है, लेकिन सरकार और विपक्ष इस चीज के लिए ये प्रयास करें कि भारतवर्ष में आर्थिक विकास की दर को ये बढ़ाया जा सके, भारतवर्ष और इस भी चीज को सुनिश्चित करे कि जो आर्थिक विकास हो रही है उसके बेनिफिट्स जो है वो समाज के निचले पायदान तक रहने वाले ये लोगों तक उसके बेनिफिट्स जो है वो पहुंच सके, शिक्षा की व्यवस्था ये सबके लिए हो, स्वास्थ्य की व्यवस्था जो है ये सबके लिए हो, इंफॉर्मेशन जो है ये अनहिंडर्ड मैनर में ये यानी कि ये सभी के लिए उपलब्ध हो, और सभी लोगों का जो पॉलिटिकल प्रोसेसेस है उसके डिसीजन मेकिंग में जो पार्टिसिपेशन है वो किसी ना किसी लेवल पे ये हर एक वर्ग का सुनिश्चित किया जा सके। तो ये अगर सब सारी ये चीजें होती हैं तब तक यानी कि तब ये सब जो पॉलिटिकली मोटिवेटेड या राजनीतिक यानी कि राजनीति से ये प्रेरित ये सब जो स्टेप्स है वो चाहे ये गवर्नमेंट के द्वारा या विपक्ष के द्वारा, ये सब सारे स्टेप्स की कोई जरूरत नहीं पड़ेगी, या अगर जरूरत ये पड़ेगी भी तो लोग इसके इम्पोर्टेंस को या इसकी जो उपादेयता है उसको अच्छे ढंग से वो समझेंगे और वो एक इन्फॉर्म्ड डिसीजन मेकिंग वो कर सकते हैं, जिससे कि वो अपने लिए अपने ये चॉइसेस को, वो चाहे उनके पॉलिटिकल चॉइसेस हैं या उनके जो इकोनॉमिक के चॉइसेस हैं, उनको वो अच्छे ढंग से वो एक्सरसाइज कर सकेंगे और अपने लिए वो अच्छा वो डिसीजन ले सकेंगे। तो आज के वीडियो में इतना ही।
आशा है आपको ये विश्लेषण अच्छा ये लगा होगा, क्योंकि यानी अंतिम रूप से हमें तो यानी कि मनुष्य को मनुष्य के रूप में ये देखना ही ये सबसे बड़ी ये चीज़ है। क्योंकि हम लोग जब तक ये मनुष्य को मनुष्य के तौर पे नहीं देखेंगे तब तक ये सामाजिक विभेद ये सब सारी चीजें ये बनी रहेंगी। तो अगर हम सोशल रिफॉर्म्स को लाना चाहते हैं तो मनुष्यता को पहले हमें ये सीखनी होगी, और एक मनुष्य के रूप में अपने इंपॉर्टेंस को भी समझना पड़ेगा, और इसमें चीज को समझना पड़ेगा कि सामने वाला भी मनुष्य है। और दूसरी तरफ अगर हम लोग इस बाहर की दुनिया में अगर ये डेवलपमेंट लाना चाहते हैं तो उसके लिए हमें एजुकेशन, अच्छा स्वास्थ्य, और हमारे लिए जो एम्प्लॉयमेंट या इकोनॉमिक अपॉर्चुनिटीज हैं उनका हमें मिलना ये जरूरी है। तो एक से हमारा आंतरिक विकास होगा और एक से हमारा ये बाह्य विकास ये सुनिश्चित होगा। तो फिर ये सब सारे जो यानी कि पॉलिटिकली जो मोटिवेटेड ये सब सारी जो ये चीज़ें होती हैं इनके पीछे हम लोगों को ये पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। जो मुख्य मुद्दा है उसके ऊपर हम लोगों को ये फोकस करने की ज़रूरत है। आशा है यानी अगले दिन एक और इंटरेस्टिंग के वीडियो के साथ हम लोग उपस्थित होंगे। तब तक के लिए आप सभी लोगों को हमारी तरफ से यानी कि बहुत ही शुभकामनाएं और ये धन्यवाद।